नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, संयोग देखिए, आज विजयदशमी है और आज ही विजयदशमी 2 अक्टूबर को पड़ रही है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और आज ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है, शताब्दी वर्ष मना रहा है। इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी थी। ये संयोग ही है। और बात हम लोग कर रहे हैं आरएसएस की, चूंकि स्थापना के 100 साल पूरे हो गए हैं। इन 100 सालों में बड़ी उपलब्धियां उसने हासिल की हैं। कई बार उस पर प्रतिबंध लगे। इन सब के बावजूद लोगों के बीच उसने अपने आप को स्थापित किया है और आज अपने कह लीजिए कि जो उसका विकास है उसके चरम पर है, अपने शीर्ष पर कहा जा सकता है। हालांकि शीर्ष पर आज से अगर 1 साल पहले यही बात हम लोग कह रहे होते, दो साल पहले कह रहे होते, तब वो ज़्यादा सही थी। आज उसका ढलान दिखाई पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि आरएसएस की विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार का नेतृत्व कर रही है। पिछले 11 साल से नेतृत्व कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आरएसएस से जुड़े रहे हैं। ये अलग बात है कि आज की भारतीय जनता पार्टी में तमाम उन पार्टियों के नेताओं को शामिल किया गया है जो आज से 10 साल पहले इसी आरएसएस और इसी बीजेपी को राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही संगठन बताया करते थे। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद आज आरएसएस, कुछ और भी उपलब्धियां हैं जिनका हम जिक्र करेंगे, इन सारी उपलब्धियों के बावजूद आज भी अपनी पहचान को लेकर वो एक अजीबोगरीब स्थिति में दिखाई पड़ता है। पहचान का संकट उसके सामने आज भी बना हुआ है, क्योंकि अपनी स्थापना से लेकर और आज तक जो उसकी कार्यशैली रही है, जिस तरीके से उसने अपने को स्थापित करने की कोशिश की, अपने एजेंडे को धार देने की कोशिश की, अपने एजेंडे को पूरा करने की कोशिश की, उन एजेंडों को पूरा करने में काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल की है। उनमें कामयाबी में आज यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा देना भारतीय जनता पार्टी की, वो तो है ही। अपने उन एजेंडों को भी लागू करवा देना उसकी उपलब्धि है, चाहे धारा 370 को ख़त्म करना हो, बाबरी मस्जिद की बात हो और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की ओर बढ़ना हो, संविधान बदलने की मंशा हो। जो संविधान बदलने की मंशा, संविधान बदलने की जो घोषणाएं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुनाई पड़ी थी, वो सारे एजेंडे आरएसएस के हैं, जिनको वो धीरे धीरे चुपचाप लागू कराने की कोशिश करता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो मुखर हो जाता है, ज़रूरत पड़ती है तो हाथ पीछे भी खींच लेता है, ज़रूरत पड़ती है तो अपने लोगों को इनकार कर देता है कि हमारे लोग हैं। लेकिन इन सब के बीच धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जा रहा है और अपनी उपलब्धियां भी हासिल कर रहा है। लेकिन पहचान का संकट उसके सामने बहुत ज़बरदस्त है। पहचान का संकट इसलिए है कि अपनी स्थापना के दौरान ही, जिस समय 1925 में आरएसएस की स्थापना हो रही है, उस समय स्वाधीनता आंदोलन अपने चरम पर था। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई जो थी वो आखिरी दौर में पहुंचने वाली थी। गांधी जी नेतृत्व संभाल चुके थे। 1924 में गांधी जी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता भी कर रहे थे। आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही थी और महात्मा गांधी उस समय एक जो इसके प्रतिनिधि बन चुके थे, नेता बन चुके थे स्वाधीनता आंदोलन के। लेकिन आरएसएस की स्थापना अंग्रेज़ों की उस रणनीति के एक हिस्से के तौर पर हुई जिसमें उन्होंने हिंदुओं को एक तरफ और मुसलमानों को एक तरफ। पहले उन्होंने मुसलमानों को बांटने की कोशिश की। राष्ट्रीय आंदोलन से, स्वाधीनता आंदोलन से, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ चल रहा था, उससे उनको अलग करने की कोशिश की, कामयाब हुए। मुस्लिम लीग बनी और उसी के तहत यहाँ पर हिंदुओं को भी एक अलग संगठन के तौर पर बनवाने में कामयाब रहे, जब हेडगेवार ने 1925 में आरएसएस की स्थापना की। आरएसएस अपने को हिंदूवादी संगठन कहता है, सांस्कृतिक संगठन कहता है कि राजनीति से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति से उसका कितना लेना देना है, राजनीति में उसकी कितनी अहमियत है, ये सबको पता है। छिपी चीज़ें नहीं है, लेकिन आरएसएस छिपाने की कोशिश करता है। तमाम चीज़ें छिपी नहीं है आरएसएस की, लेकिन उन चीज़ों को वो छिपाने की कोशिश करता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो पहचान के संकट से आज भी गुजर रहा है।
तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जब पूरा देश अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करने की लड़ाई लड़ रहा था, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय अंग्रेज़ों की गुलामी या अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए उन क्रांतिकारियों की मुखबिरी भी आरएसएस के लोग कर रहे थे जो इस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे बहुत सारे ये तथ्य हैं। हालांकि अब और उसके बाद कई जगहों पर माफ़ीनामे भी उन्होंने दिए हैं। अंग्रेज़ों का किस तरीके से साथ दिया है, इतिहास के पन्ने उससे भरे पड़े हैं। आज ये स्थिति भले है कि आरएसएस ने अब अपने से जुड़ी राजनीतिक पार्टी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया है। तमाम संगठनों में जो बौद्धिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, वहाँ अपने लोगों को बैठा दिया है, वो उसकी पैरवी कर रहे हैं। इतिहास को गलत तरीके से बिना तथ्यों के आधार पर नए ढंग से लिखाने की और लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो तथ्य हैं उनको झुठलाया नहीं जा सकता है। आरएसएस में ये दावा करते हैं, अभी प्रधानमंत्री ने भी जब कल भाषण दिया आरएसएस के कार्यक्रम में, तब भी उन्होंने ये कहा कि स्वाधीनता आंदोलन में आरएसएस का बड़ा योगदान रहा। अब उनसे ये पूछा जाए कि कौन सा योगदान रहा, उन्होंने कहा कई लोग जेल गए। अब ये पूछा जाए कि कौन लोग जेल गए, ये पूछा भी जा रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि ज़्यादा नहीं अगर ऐसे 5 नाम भी बता दिए जाएं कि आरएसएस के लोग जेल गए हैं तो लोग मान लेंगे कि हाँ, आरएसएस का भी कुछ उसमें योगदान रहा है। तो एक ये पहचान का संकट है कि आपने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का आपने विरोध किया, उन लोगों का आपने साथ दिया जो जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, भारत के लोग, देश के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उन अंग्रेज़ों का आपने साथ दिया। लेकिन आज आज़ाद भारत में आप अपने को उन अंग्रेज़ों से लड़ता हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इतिहास को तो बदल नहीं सकते हैं। तो ये पहचान का संकट ज़बरदस्त है। आज आप उस स्थिति में भी नहीं पहुंच सकते हैं। एक बात और भी है कि ये कहा जाता है कि जो ये दावे किए जाते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन लड़ा है, दरअसल आरएसएस की वो प्रवृत्ति ही नहीं थी। ये जिस विचारधारा के आधार पर इस संगठन का जन्म हुआ है वो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि इसका मकसद ये था हिंदू राष्ट्र की स्थापना। उनके लिए मुसलमान यहाँ के विरोधी थे, भारत के विरोधी थे, उनको हटाने की लड़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, बल्कि अंग्रेज़ों का साथ लेकर उनको हटाने की लड़ाई वो लड़ने की कोशिश कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तो इस स्थिति में आप अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा कैसे कर सकते हैं? और कोई नाम आपके पास ऐसा है भी नहीं जिनको दिखा सकें आप कि ये आज़ादी के आंदोलन में जेल गए थे। तो ये पहचान का संकट उसके सामने है। इसके अलावा आज देश के एक बड़े हिस्से में लोगों के मानसिक स्तर को इस तरह से आरएसएस बदल चुका है कि वो उस आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को ही देशद्रोही बता रहे हैं, और जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने का विरोध किया था उनको देशप्रेमी बता रहे हैं। ये मानसिक स्तर में बदलाव लाया आरएसएस ने लोगों के, ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपनी पहचान के लिए उस स्तर तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है कि कोई उसको मान ले कि हाँ, उसके लोग भी आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, आज़ादी में योगदान दिया था। सांस्कृतिक संगठन की बात होती है, इसके अलावा जो सामाजिक संगठन की ये भी दावा किया जाता है कि आरएसएस के लोग तमाम सामाजिक जगहों पर आपदा की स्थितियों में जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उसको लेकर भी बहुत गफलत रहती है और इन दावों की कहीं से पुष्टि नहीं होती है, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ते हैं। बाकी अब कहीं दिखाई पड़े हों ये अलग बात है, लेकिन ये मकसद भी नहीं है। यानी वो अपने को उन जगहों पर आगे करने की कोशिश करता है जहां लोगों की तारीफ पा सके, लेकिन वो ऐसा काम वो करता नहीं है। यानी और करता वो काम है छिप करके जिनसे लोगों की तारीफ के बजाय बदनामी होनी है, लेकिन बदनामी के डर से वो अपने को छिपाए रखता है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ऐसा ना होता। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, ये पहचान, चूंकि कई सारे धब्बे हैं आरएसएस के दामन पर। 1948 में गांधी जी की हत्या का जो सबसे बड़ा दाग है उसके ऊपर, उससे आज तक उसको छुटकारा नहीं मिल सका है। अब इस वजह से गांधी जी को, हालांकि गांधी जी का विरोध उनका पहले भी उनकी विचारधारा में शामिल था, क्योंकि गांधी जी संप्रदायवाद का विरोध करते थे,
वो सेकुलरिज्म का समर्थन करते थे, धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, हिंदू मुसलमान दोनों के एक साथ रहने की बात करते थे। लेकिन आरएसएस को और मुस्लिम लीग जैसे संगठनों को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। तो गांधी जी का तो विरोध था ही, विरोध इस स्तर पर ले गए कि गांधी जी की हत्या करा दी। लेकिन आप अपने दामन से उस दाग को हटाने की भी कोशिश करते हैं। नाथूराम गोडसे के लिए कहा गया कि उसका आरएसएस से संबंध नहीं था, जबकि आरएसएस का वो नहीं, नाथूराम गोडसे का पूरा परिवार आरएसएस का था। बाद में उनके परिवार के तमाम सदस्यों ने इंटरव्यूज में इस बात को स्वीकार भी किया है कि उनका परिवार पूरा आरएसएस का था और गांधी जी की हत्या के वक्त भी नाथूराम गोडसे आरएसएस में ही था। कहाँ निकाला गया आरएसएस से, कब निकाला गया, इसकी कोई जानकारी, कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आरएसएस उन अपने ऊपर लगे हुए उन धब्बों को हटाने का प्रयास करता है। लेकिन ये धब्बे इतनी आसानी से हटने वाले नहीं हैं। इतिहास में जो चीज़ें दर्ज हैं, जो तथ्य दर्ज हैं, आप उनको एक गलत बात कह के, गलत चीज़ें आरोपित करके, गलत तथ्य ला करके आप उनको खारिज नहीं कर सकते हैं। जो सच्चे तथ्य हैं, सच्चाई पर आधारित हैं, जिनके पास जिन तथ्यों के समर्थन में प्रमाण है, एविडेंस है, आप उनको खारिज नहीं कर सकते हैं, चाहे जो भी कितनी भी कोशिश कर ली जाए। दूसरी बात यह है कि अब अपने को स्वीकृति दिलाने की कोशिश किस तरह से आरएसएस करता है। अपने सम्मेलनों में, खासतौर पर जब से पिछले 10-11 साल से जब से बीजेपी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, तमाम राज्यों में सरकार है, तो अब स्थिति यह है कि उसको स्वीकार्यता भी मिल रही है। तमाम जगहों पर बौद्धिक संगठनों में अपने लोगों को बैठा दिया है, टीवी चैनल्स की डिबेट में अपने लोगों को बैठा देते हैं जो उनकी तरफदारी करते हैं। लेकिन इन तरफदारी के बावजूद लोगों के मन से आरएसएस के प्रति और आरएसएस के जो कृत्य हैं, जो उनके काम हैं, उनको लेकर जो लोगों की धारणा बनी हुई है और जो तमाम तथ्यों से पुष्ट होती है, उसको आप कैसे बदल सकते हैं। पर बदलने की कोशिश किस तरीके से होती है। अपने कार्यक्रमों में आरएसएस कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों को बुलाने की कोशिश करती है, जुडिशरी में जुड़े लोगों को बुलाने की कोशिश करती है, तमाम बड़े पदों पर बैठे लोगों को, वैज्ञानिकों को बुलाने की कोशिश करती है, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि कितनी स्वीकार्यता है उसकी, और पूरे के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समूहों में, अलग अलग समुदायों में। ताज़ा तरीन मामला है चीफ जस्टिस BR गवई की माताजी, 84 साल की उनकी माताजी हैं। उनको आरएसएस ने पत्र भेजा अपने कार्यक्रम में 5 अक्टूबर को, जो शताब्दी समारोह में कार्यक्रम होना था, और कमलताई को, और ताकि ये दिखाया जा सके कि किस तरीके से BR गवई की माताजी को वो बुला रहे हैं। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे पत्र लिखकर मना कर दिया। इसको लेकर बड़ा विवाद भी हुआ, लेकिन आखिरकार उन्होंने स्पष्ट रूप से सामने आकर उन्होंने अपना पत्र दिखाया और कहा कि वो इस कार्यक्रम में उनको इनविटेशन मिला है, लेकिन वो जा नहीं रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आरएसएस ने अपने कार्यक्रम में बुलाया। ऐसे बहुत सारे लोगों को बुलाकर अपनी स्वीकार्यता को वो स्थापित करने का प्रयास करता है, लेकिन ये इन सारी चीज़ों से भी उसको वो स्वीकार्यता मिल नहीं पाती है एक समूह विशेष में। उसका कारण ये है कि एक तो जिस भारत जैसे देश में जहाँ सांस्कृतिक बहुलता है, वहाँ आप किसी एक वर्ग, एक धर्म, एक संप्रदाय के समर्थन और दूसरे संप्रदाय के विरोध में अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि आज़ादी के आंदोलन की लीगेसी को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। भारत देश जब आज़ाद हुआ है और आज़ादी दिलाने वालों का जो योगदान रहा है, कितना भी उनके खिलाफ आप दुष्प्रचार कर लीजिए, आप उसको खारिज नहीं कर पाएंगे। एक वर्ग विशेष का, कुछ लोगों का आप ब्रेन वॉश कुछ समय के लिए ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि हमेशा आप उस पूरी धारणा को, उस पूरे आंदोलन की वैधता को ही आप खारिज कर देंगे, ये संभव नहीं है। आप यह नहीं बदल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी के अलावा भी तमाम संगठनों ने, कांग्रेस पार्टी तो राजनीतिक पार्टी है, हालांकि वो तब राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी थी, बाद में जो राजनीतिक पार्टी है वो दूसरी कांग्रेस है, लेकिन आप उस पार्टी में जो आए लोग हैं उसी से जुड़े हुए थे, वही लोग थे जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो रहे थे। उनको खारिज करके आप अपने को स्वतंत्रता संग्राम में कैसे डाल सकते हैं? ये तो संभव नहीं है। तो आप उसके लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि
इतिहास में तथ्यों को बदल पाना, मिटा पाना मुश्किल है। आप इंटरप्रिटेशन उसका थोड़ा ज़रूर बदल सकते हैं, लेकिन तथ्यों को मोड़कर आप सही चीज़ की जगह गलत चीज़ को स्थापित नहीं कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।